जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के आपके जनवरी 2024 में पूछे गए ऑफलाइन के जो पेपर है उसके जो सीडीपी का पार्ट है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो सेट है वो आई है, क्योंकि इस तरीके से आपके 4 से 5 सेट जो है हर साल बनते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो है इधर उधर होते हैं। तो इसमें मेन टेक्स्ट बुकलेट है और सेट यहाँ पर देख सकते हैं, सेट आई है यहाँ पर भी लिखा रहता है, जो कि आपको मेन बुकलेट पे रहता है और उसको आपको OMR सीट में भरना भी रहता है। तो चलिए, इसी को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, ताकि चीज़ें समझ में आएंगी, आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, क्योंकि सीडीपी का एक अहम रोल होता है आपके सीटेट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बाकी सब चीज़ें इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पहला ही पार्ट आपका स्टार्ट होता है। सीडीपी यानी कि बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो शुरू करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है। दोनों जो है लैंग्वेज इसमें अपना इंक्लूड होता है, इंग्लिश भी होता है और हिंदी भी होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी नहीं क्वेश्चन को समझने में। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है दोस्तों कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पर लड़के और लड़कियों में जो है डिफरेंस देखा जाए, तो वहाँ पर सीधे सीधे आपको एक चीज़ याद रखना है, जेंडर रूढ़िवादिता। जो भी क्वेश्चन इस तरीके से हो जहाँ पे लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है जिस भी कक्षा में, तो वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जाता है या प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, देखिए जेंडर संबद्धता है नहीं, जेंडर समानता नहीं है, जेंडर समता नहीं, यहाँ पर क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन, हालांकि मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव देखने को मिल जाए कि लड़कियां सिर्फ ये काम कर सकते हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें यही आंसर बनेगा, जेंडर रूढ़िवादिता। तो याद रहेगा, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। ध्यान देंगे इस चीज़ को। दिया है कि कई जो अपसारी चिंतन है, हाँ एक चीज़ और, चलिए इसी पे बता देते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते समय उसको आपको समझ लेंगे। ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये दोनों होता क्या है? तो अपसारी चिंतन में होता है कि किसी भी क्वेश्चंस का हम कई आंसर दे सकते हैं, और अभिसारी चिंतन में क्या होता है, एक ही आंसर आप दे सकते हैं, यानी एक ही समाधान पे स्थिर रहते हैं। तो चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं अपसारी चिंतन क्या होता है। तो दिया है कि अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल बात सही है, ये वाला यहाँ तक पॉइंट। उसके बाद दिया है कि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थित है। तो देखिए, हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो फर्स्ट ही है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है और वही चीज़ इसमें दिया भी है कि अपसारी चिंतन कई उत्तर को प्रोत्साहित करता है और जो अभिसारी चिंतन होता है वो एक ही समाधान पर स्थित होता है। ठीक है। तो और बाकी देखिए, इसमें अगर दिया है कि एक ही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, तो गलत हो जाता है। वहीं गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, भौतिक क्षमताओं को, ये सब कुछ भी नहीं होगा, ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाता है। तो जब भी अपसारी चिंतन की बात होगी तो उसमें आपको खुले उत्तर वाले प्रश्न मिलेंगे, यानी कि एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, और अभिसारी चिंतन में केवल एक ही समाधान पे स्थिर रहते हैं, एक ही सटीक उत्तर हो सकता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में देखिए दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा ध्यान देंगे, हालांकि ये हाईलाइटेड भी रहता है, तो जो नहीं वाले क्वेश्चंस होंगे उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में हमसे गलतियां हो जाती हैं, और जो हम सही वाले ऑप्शंस को पढ़ते हैं और पहले पे ही ट्रिक कर लेके आते हैं, जबकि इसमें सभी ऑप्शन सही होते हैं, केवल एक को छोड़कर एक ही गलत होता है, और हमको गलत ढूंढना होता है और हम सही पढ़ के सही पे आंसर कर देते हैं। इस वजह से गलतियाँ हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे।
क्या दिया है, बहिष्कृत न करे। ये पॉइंट तो आपका सही है कि अगर समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि जिस शिक्षण में या जिस तरीके से शिक्षण हो कि जिसमें बहिष्कृत न किया जाए, तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है और हमें बताना है कि क्या गलत है। दूसरा पॉइंट है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समर्थन करता है। ये भी समावेशी शिक्षा का बिल्कुल सही अर्थ है, ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। ठीक है। तीसरा है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। यानी समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, अमीर हो गरीब हो, उससे नहीं मतलब है, सबको एक साथ एक छत के नीचे आवश्यकता अनुसार विधियों द्वारा सभी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, जो कि तीनों पॉइंट में अभी तक झलकता आया है। फोर्थ में देखते हैं कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन। देखिए, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन दोनों ही पॉइंटें गलत होती हैं कि आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत बोला गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। हमें क्या क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कि गलत है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आपको आजकल के समय में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं असर्शन एंड रीजन वाले, जो कि ज़्यादा डिफिकल्टी आपके लिए होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी कथन में क्या बोला गया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कक्षा 3 में जाता है, कक्षा 3 में कोई बच्चा पढ़ करके फिर क्लास 4 में जब जाता है, तो जो क्लास 3 में वो जानता है उसी के ऊपर, उसी के आगे से वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसका उपयोग करके। तो बिल्कुल बात सही बोला गया है। ये पॉइंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कारण कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही बोला गया है, अभी हमने आपको बताया। तो ये दोनों ही चीज़ें, और ये इसका एकदम बिल्कुल सटीक कारण है कि ये जानकारी का सार्थक जो है संसाधित करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर क्या कर लेते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। तो पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो पॉइंट 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। हालांकि उस समय की कमी होगी, पर कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमको क्वेश्चन नंबर 5 देखना था। यहाँ पर देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। करिए। दिया गया है अभी कथन क्या कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। क्या यह बात सही है? दिया है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। क्या यह इसका सही कारण है? क्या यह इसका सही कारण है? यहाँ पर दिया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं तो उनके द्वारा उनका जो बचपन है वो अलग अलग संस्कृतियों में बीतता है, तो वो अलग अलग ही क्या करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही बोली गई है। और दिया है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, तो ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ये कारण जो है आपका जो बताया गया है ये बात बिल्कुल गलत है, इसका ये कारण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो गलत है। और यहाँ पर देखिए, तो आपका कौन सा ए सही है और बी गलत है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार दिया है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दिया है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण।
दिया है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो कौन सा इसमें सही होगा, यानी लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना किस में है, किस पॉइंट में है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें जो है अभिप्रेरणा की अगर हम आरोपण सिद्धांत के अनुसार हम बात करेंगे कि किसमें लगातार कोशिश होगी, तो देखिए असफलता और सफलता दोनों के लिए क्या होना चाहिए, आंतरिक आरोपण। क्या आंतरिक आरोपण होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन पॉजिटिव है बिल्कुल, और बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका। देखिए मानकीकृत परीक्षण निगेटिव टैग से याद रखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। दिया कि छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। निष्क्रिय होना चाहिए कि सक्रिय, सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। दिया है कि सीखना जो है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या बात सही है, तो ये पॉइंट आपका सही है। वहीं बोला गया है चौथा कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो नहीं, ये पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपका गलत है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास। तो अगर इसमें आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, अगर आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा होगा वहाँ पर कि जिसमें तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की बात करते हैं, तो वो कौन सी थियरी है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है उन्होंने। तो उसमें जो है इन सभी चीज़ों का जो है आप देखेंगे तो जिक्र बिल्कुल साफ साफ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में जो है इन सभी चीज़ की व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दिया है लेवागोस्की से क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। अगर आप उसके बारे में देखने चाहते हैं, एक पार्टिकुलर वीडियोस मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने पीछे का वीडियोस नहीं देखा है, सीडीपी का, जो कि आज ये सीडीपी का 9वां जो है कि प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें हम लोग प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। बाकी पीछे का अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जा करके देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। इसको जो है प्लेलिस्ट हम बना देंगे और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए देखिए यहाँ पर लेवागोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्या है, असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन, संगठन। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेवागोस्की से कि स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो बच्चों के जो निजी वाक होते हैं, प्राइवेट स्पीच होती है या इनर स्पीच कह लीजिए, वो जो है बच्चों को स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि बच्चे को आप देखते हैं कि कुछ कार्य करते समय वो अपने से क्या होता है, कुछ न कुछ बातें करता रहता है, तो वह स्वनियमन के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। उसी को निजी वाक, प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का, और ये क्वेश्चन है आपका नैतिक विकास से, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग से है। 100% क्वेश्चन आना ही होता है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ये देखिए छोटा हो गया है, चलिए इसको हटा लेते हैं, ये हो गया, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो है अभिकथन क्या बोला गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं अभिकथन को। क्या दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम का कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। क्या यह बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हम उसके परिणाम के ही आधार पर उसको क्या समझते हैं, अच्छा या बुरा, और उसकी समझ पर पहुंचते हैं कि नियम कानून नम्य है और उसको जो है उसके अनुसार बदला जा सकता है। कारण क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये तो बिल्कुल ही पॉइंट सही है, क्योंकि इन्होंने ही कई चरणों में इसको बताया है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और नैतिक विकास का इन्होंने ही बताया है नैतिक विकास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि उसके संबंधित विशेषताओं के मेल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी किस प्रकार की बुद्धि में कौन सी क्षमताएं पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको बताना है। एक का सही जोड़ा होगा, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंतः व्यक्ति दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल नहीं। अंत व्यक्ति में दूसरों के समझने नहीं, वो अपने स्वयं के समझने और उसके अपने को समझने से लेकर के होता है, दूसरों को समझने से नहीं। आपका गलत हो जाएगा। यह तार्किक गणितीय नृत्य और क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, ये नहीं, ये गतिक जो है बुद्धि में होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। हाँ, संगीत में बिल्कुल जो है प्रदर्शन किया जाता है और रचना भी करते हैं। उसके बाद स्थानिक दिया है तो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल नहीं, ये प्राकृतिक प्रकार की बुद्धि में होता है। तो ये तीनों ही आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, इस चीज का ध्यान देंगे। पहला देखिए ऑप्शन है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अधिगम के बारे में अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, बिल्कुल सही है। वही चौथा है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, क्या यह सही है? नहीं, अधिगम एक प्रक्रिया ही है, न कि उत्पाद है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चूंकि पूछा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। दिया है अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो सिंपल सी बात है, कौन देता है? अपसारी चिंतन देता है। कौन देता है? अपसारी चिंतन देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोला गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार। देखिए एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं कोहलबर्ग से, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ध्यान दीजिएगा, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो आपको पता होगा कि उन्होंने 3 स्तर दिया है और हर स्तर में 2-2 चरण दिए हैं उन्होंने। कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 3 स्तर दिया है और हर एक स्तर में 2 चरण इन्होंने दिए हैं। तो याद रखेंगे 3 स्तर और 6 चरण हैं, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन बना हुआ है, किसमें दिया है बच्चे आत्म केंद्रित किस स्तर में होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये किसके में होते हैं? पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे जो है आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही क्या करते हैं? लाभ देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका पूछा गया है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। दिया है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, या पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या पहचान आधारित रूढ़ियों को हमें प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। यह सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना है, अलगाव बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत होता है अलगाव करना, बांटना। दिया है कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है समावेशी शिक्षा की, समावेशन की। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर 1, और बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि विविध परंपराओं के प्रति हमें को जागरूकता और संवेदनशीलता को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह कि यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, क्या यह सही है? यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? फीडबैक की।
फीडबैक क्या केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि यह व्यापक और सामान्य होती है, नहीं, ये भी गलत होगा। दिया है कि यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, केवल एक टैग वर्ड होता है, निगेटिव टैग वर्ड्स याद रखेंगे, केवल जिस भी ऑप्शन में मिल जाए तो याद रखेंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो वो गलत ही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि यह सामयिक और विशिष्ट होती है, बिल्कुल सही है। ये टाइमली एंड स्पेसिफिक होती है, तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में क्या होता है? अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, विकास सिर से पांव तक होता है, या भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, या सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि समीपस्थ, याद रखेंगे इस चीज़ को, समीपस्थ यानी इसमें जो अंग हैं जैसे हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो समीपस्थ विकास सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में जो होता है, शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक क्या होती है, शैशवावस्था होती है। याद रखेंगे इस चीज़ को, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। वहीं कारण दिया है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? पहली बात बोला गया है क्या अभिकथन में कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। वही कारण जो बोला गया है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के समर्थन प्रदान करना और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल करता है, और रीजन भी वही है। तो ये बिल्कुल बात सही है, दोनों सही हैं, और ये जो है एक ही आर सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? कौन सा क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, ऑप्शन कौन सा गलत है ये पूछा गया है आपका। दिया है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन है रचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद दिया गया है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, या एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है हमारा, बिल्कुल सही होता है। चलिए देखते हैं। यह कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन रचनात्मक आकलन होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा पॉइंट है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन होता है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड की पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ये भी एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। उसके बाद चौथा है आपका ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया गया है, तुलना करने के लिए दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी ये वाला जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन, ये आपका गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है कि एक मूल्यांकन कार्य को जो मानदंड के एक पैमाने को छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ये तो गलत है, ठीक है, सही नहीं है, क्या है, गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो ये सही की सभी ऑप्शन सही हैं, केवल किसको छोड़कर, ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है एक रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें बात की जा रही है किसकी, तुलना करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। देखिए निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आता ही है पठन वैकल्य से। दिया है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई या स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो पूछा है कि एक विशिष्ट योग्य विशेषता कौन सी है पठन वैकल्य की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ये कोई जो है पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। ना ही ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ना ही शारीरिक समन्वय में कठिनाई। यहाँ पर है स्थानिक समझ और जानकारी में जो कठिनाई है, ये जो है पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है। तो राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। एक मिनट इसमें भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। दिया है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की विशेष विशिष्टता कौन सी है। ठीक, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई एक विशिष्ट विशेषता नहीं है किसकी, पठन वैकल्य की। यहाँ पर ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ये जो है कि हो सकता है, ये है। और शारीरिक समन्वय में कठिनाई, ये जो है कि नहीं है। और स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में क्या होगा, कठिनाई, यानी बच्चा जो है क्या करता है, सही से बोल नहीं पाता है, सही से किसी चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है पठन वैकल्य की क्या है, एक विशेषता है। यहाँ पर बात की जा रही पढ़ने से लेकर के, तो हमें ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ठीक है, फोनोलॉजिकल दिया है ना, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल, यानी बोलने में उसको कठिनाई है। तो ये चीज़ एक क्या है, विशिष्ट विशेषता है किसकी, पठन वैकल्य की। याद रखेंगे इस चीज़ को। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ और उसके लिए क्वेश्चन आंसर जो है गलत हो गया, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे इस चीज़ को, आपसे गलतियाँ ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। दिया है कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना है, तो ये ऑप्शन आपका तो गलत हो गया। यह है कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, सही है। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, वही अपसारी चिंतन वाली बात हो रही है, क्योंकि व्यक्तिगत राय पूछते हैं। उसके बाद दिया है कि वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, तो यहाँ पर गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन नहीं होगा। वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश होते हैं, ये भी नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि वहाँ पर अपसारी चिंतन की बात होगी, और जहाँ पर अपसारी चिंतन की बात होगी बिल्कुल वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव, व्यक्तिगत राय पूछा गया है। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22। दिया है कि एम्पेयरमेंट इज बाधिता एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। डिसेबिलिटी है, कैसी डिसेबिलिटी है, कंडीशन है। बाधिता कैसी है, एक जैविक स्थिति है या कार्यात्मक। 22 का क्या होगा, तो देखिए बाधिता क्या है, एक जैविक स्थिति है, और जबकि अक्षमता क्या है, एक कार्यात्मक स्थिति है। इस चीज़ को याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल पॉजिटिव पूछा गया है आपका, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है कि संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। क्या दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा दिया है कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे को परस्पर रूप से निर्भर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र प्रणालियां नहीं है। तीसरा है कि संज्ञान जो है भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, यानी कि भावनाएं जो है संज्ञान को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वहीं दिया है कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, यानी कि ये दोनों तो आपस में ही आप गलत हो गए। ठीक है, जब पहला गलत हुआ तो दूसरा अपने आप गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वही बात उसका उल्टा बोला गया है यहाँ पर, तो बाकी चीज़ें सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 23 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24।
24 में दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। दिया है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। हालांकि उसके बाद देखते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दिया कि जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, नहीं, अवहेलना नहीं करना है उन्हें, हमें क्या करना है, नहीं उपेक्षा करने हैं, उसको हमें सुनना है, उनको जो है कि क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है, उनका सम्मान करना है। दिया है चौथा कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, बच्चा की प्रतीकों के बजाय अगर संकेतों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से समझने में, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है प्राथमिक कक्षाओं की, तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ भी से गलत है और थर्ड भी, और जो है आपका सेकंड भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर। क्योंकि जब छोटा बच्चा है तो हमें जो भी अमूर्त अवधारणाएँ हैं उसके लिए हम ठोस उदाहरणों का उपयोग करेंगे, उन्हें दिखा करके बताएंगे, तो उनको जो है भाषा का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आंतरिक अवपेड़ा का सही वर्णन करता है, यानी आंतरिक अवपेड़ा का उदाहरण है। दिया है कि अवपेड़ा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, नहीं, ये बाहरी पुरस्कार से होती है वो बाह्य अवपेड़ा है, न कि आंतरिक अवपेड़ा, ये गलत है। दिया है कि अवपेड़ा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तिगत आनंद से आती है, वो जो अवपेड़ा है वो आंतरिक अवपेड़ा है। यह अवपेड़ा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से आती है, नहीं, ये भी बाह्य अवपेड़ा है। और अवपेड़ा जो दंड के भय से आती है, तो ये भी नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 25 का बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आंतरिक अवपेड़ा का क्या है, बिल्कुल सही उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पहली बार कूट वाला क्वेश्चन मिला इतने क्वेश्चन में से। दिया है कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। दिया है बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया उदाहरण, रट कर दोहराओ। देखिए, बोलकर सोचो, ये क्या है, आलंबन है। संकेत और इशारे, ये भी हैं। आधा कल हल किया हुआ उदाहरण, ये भी है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम ABD, ऐसा कुछ है नहीं, तो C भी आ जाएगा, यानी प्रश्न भी क्या हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा, यानी ABCD। ABCD किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो है रट का दोहराव नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ये जिसमें नहीं है वो सही है, और ABCD भी है क्योंकि इसमें मिल जा रहा है। ठीक है, C में कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यह विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, याद रखेंगे इसको, यानी चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, बिल्कुल सही है। यानी बच्चा जो है पेन पकड़ने से पहले ग्लास पकड़ना, यानी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। तो ये किस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, यानी कि दर्शाता है। शीर्षगामी है, अराजक है, रेखी है, या समीप दूराभिमुख है। तो ये क्या है, समीप दूराभिमुख है, क्या है, समीप दूराभिमुख है, इसको कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दिया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका था जीन पियाजे से, ये दूसरा क्वेश्चन है। याद रखिए किस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आपको हर बार जो है उसी से 1-2 क्वेश्चन कम मिलते हैं। आपको अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कि आपके कम से कम 10 नंबर मैं इससे कन्फर्म करा देता हूँ अभी। दिया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कर, तो निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता और वस्तु अस्थायित्व किससे अलग करती है, मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या करती है, अलग करती है। तो यहाँ पर देखिए दिया है इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण और परिकल्पित तार्किकता और वस्तु अस्थायित्व। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो वह सोच है, जो क्षमता है मूर्त संक्रियात्मक सोच को और पूर्व संक्रियात्मक सोच को अलग करती है, वो है क्या, डिसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक से
डिसेंट्रिक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। याद रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं पर ये आपको ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिया है रस्सी कुछ समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक या पूर्व चालक। तो सिंपल सी बात है, ये किस में बोला जाएगा? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेट, यानी कि पूर्व चलन अवस्था में जो है कि क्या होते हैं, बच्चों के अंदर जीववाद होता है कि बच्चों, उसने बोला है कि रस्सी जो है, रस्सी ने क्या कर दिया, उसको जानबूझकर आउट किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आते हैं। देखिए, दिया है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये पॉइंट आपका सही है। वहीं व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावित शिक्षण सक्रिय होता है, बिल्कुल नहीं। वहीं प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षण होती है, तो ये पॉइंट भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये जो है कि आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, यानी आज के सेशन में हमने पूरे कर लिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड करके रखा है आपके लिए, और ये सभी मैं आपको कराने वाला हूँ, पर इसी वीडियोज़ में नहीं, ये सभी अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड होगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।